नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि देखते ही देखते अक्टूबर मंथ निकल गया और आज डेट आ चुकी है 1 नवंबर। दोस्तों, आज की क्लास में हम 1 नवंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग को सेशन शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का लाभ ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली इसी टाइम यानी कि मॉर्निंग में 7 बजे आप सभी लोगों से करंट अफेयर्स की क्लास में मिलती हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच गरुड़ 7 अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज की जा रही है गरुड़ 7, जिसका आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में किया जा रहा है। फ्रांस, थाईलैंड, मंगोलिया या फिर जापान। दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि भारत की वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच गरुड़ 7 युद्धाभ्यास किया जा रहा है। आइए इसके बारे में तो व्याख्या देख लेते हैं। तो जो भारतीय वायुसेना है और साथ ही साथ फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल है, इनके बीच में जो अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है उसका नाम देखिए क्या है, गरुड़। ठीक है, गरुड़ 7 का ये आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास का जो आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है, ये जोधपुर वायु स्टेशन, ठीक है, वायुसेना स्टेशन में किया जा रहा है। जोधपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल है और वहां पे जो वायुसेना स्टेशन है वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो अभ्यास है ये 26 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग 16 दिनों तक ये अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात किया जाए तो इस अभ्यास में कौन कौन सी जो है टुकड़ियां भाग लेंगी, तो अगर हम देखा जाए तो इसमें भारत के से FASF 4 राइफल लड़ाकू विमान, एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान और 220 कर्मियों की एक टुकड़ी जो है इस अभ्यास में भाग ले रही है। और जैसा कि हमने बताया गरुड़ 7 यानी कि अगर इसका संस्करण देखा जाए तो ये 7वां संस्करण है जो कि कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जोधपुर वायुसेना स्टेशन में। अगर हम पूछे कि साथ जो छठा था जो संस्करण गरुड़ अभ्यास का वो कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ये फ्रांस में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, वर्ष 2019 में किया गया था। ठीक है, तो गरुड़ अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच में किया जाता है। वर्ष 2022 में ये 7वां संस्करण था जो कि राजस्थान की कैपिटल जोधपुर के वायुसेना स्टेशन में किया गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है जो भारत अन्य देशों के साथ करता है और यहाँ से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। देखिए, एक तरफ आपका अभ्यास दे देगा, एक तरफ मैच द फॉलोइंग, मतलब एक तरफ देश दे देगा कि भारत किन किन देशों के साथ ये अभ्यास करता है। मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास, जिसमें सबसे पहला अभ्यास देखने को हमें मिल रहा है जय योद्धा। जय योद्धा अभ्यास जो है भारत किसके साथ करता है दोस्तों, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के साथ करता है। और हाल फिलहाल में भारत, यहाँ पे देखा जाए भारत वंशीय देखा जाए एक यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन है वो। ठीक है, अगला जो है अभ्यास वो है संप्रीति, जो कि भारत किसके साथ दोस्तों करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, ध्यान रखिएगा, संप्रीति युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र जो कि किसके साथ करता है दोस्तों, रूस के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंद्र नाम से ही पता चलता है इंडिया और रशिया। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ करता है और यहाँ पे जो है श्रीलंका के साथ युद्धाभ्यास है दस्तली, जो कि किसके साथ दोस्तों युद्धाभ्यास है, उज्बेकिस्तान के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें कंफ्यूज करने वाली है। समुद्र शक्ति ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया, मित्र शक्ति श्रीलंका और समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। वही घुमंतु हाथी यानी कि नोमैडिक एलिफेंट का अभ्यास जो करता है भारत को किसके साथ दोस्तों करता है, मंगोलिया के साथ करता है, ध्यान रखिएगा मंगोलिया के साथ करता है। और अगला जो है अभ्यास जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा भी था, हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास में इसको डिस्कस भी किए थे, वो है टाइगर ट्रम्प। ठीक है, किसके साथ, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ टाइगर ट्रम्प जो है अभ्यास करता है भारत। वहीं काजिंद देखिए किसके साथ, कजाकिस्तान के साथ, नाम से ही पता चल रहा है काजिंद कजाकिस्तान। मैत्री ध्यान रखिएगा थाईलैंड। यहाँ पे हमें देखिए मैत्री शक्ति अगर आपसे पूछ दे दोस्तों तो ये हो जाएगा श्रीलंका, और अगर सिर्फ मैत्री आ जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। मैत्री, मैत्री शक्ति, श्रीलंका और मैत्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है,
तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास थे, एक्सरसाइजेस थे जो भारत अन्य देशों के साथ करता है। तो यहाँ से संबंधित प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सेक्शन होता है। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए हाल फिलहाल में अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सरस खाद महोत्सव, ठीक है ध्यान रखिएगा, सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सरस खाद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है, हैदराबाद में, गांधीनगर में, नई दिल्ली में या फिर लखनऊ में। तो चलिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों साथ में आंसर भी करते रहा करिए, ठीक है, और सेशन को लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करिए, ठीक है। देखिए आप लोग से मैं बार बार कहती हूँ शेयर करिए, और लोगों के क्योंकि इस सेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम तक कनेक्ट करिए। तो बार बार मैं आपसे यही एक तरीके से अपील करती हूँ, ठीक है, बाकी सब आप पे है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे जो इसका करेक्ट आंसर है, जो सरस खाद महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, वो किया जा रहा है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जो कि कौन है, श्री फग्गन सिंह कुलस्तु, इन्होंने जो है इस सरस खाद्य फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया, ठीक है। कब किया था दोस्तों, 28 अक्टूबर को किया था। इस फेस्टिवल का जो आयोजन किया जा रहा है वो राष्ट्रीय राजधानी में किया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ये जो है इसका आयोजन दोस्तों, ये जो फेस्टिवल है, ये जो महोत्सव है, जो खाद्य जो है सरस फूड फेस्टिवल, इसका जो आयोजन किया जाएगा वो 28 अक्टूबर से शुरू होकर के 10 नवंबर तक किया जाएगा। और कहाँ पे, तो देखिए हस्तशिल्प भवन है कनॉट प्लेस पे, जो कि नई दिल्ली में है, सीपी जिसको कहते हैं, बहुत फेमस नाम है सीपी कनॉट प्लेस, ठीक है, नई दिल्ली में, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका जो है एक तरीके से ये सरस फूड फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, तो एक तरीके से इसका मेन उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेगा महिला सशक्तिकरण। और इस उत्सव में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही है, ठीक है। तो जो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उसमें जो किसके तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो इसमें भाग ले रही हैं। और इसमें जो है इस जो महोत्सव है इसमें देखा जाए 18 राज्यों के लगभग 150 महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों के सदस्य भाग ले रहे हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के थे, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रही खांगखुई मांगसोर गुफा किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कुछ समय पहले भी ये चर्चा में थी खांगखुई मांगसोर गुफा, और अभी फिर से ये चर्चा में आई है। कमेंट बॉक्स में देखिए, यहाँ पे देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। देखिए ऑप्शन क्या है, असम, मणिपुर, मेघालय या फिर मिजोरम। तो ये जो चर्चा में है खांगखुई मांगसोर गुफा, ये देखिए कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर में है ये। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां के जो पर्यटन को, इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पे चमगादड़ों की एक बस्ती हुआ करती थी, एक तरीके से गुफा के अंदर कह सकते कॉलोनी हुआ करती थी, उसको नष्ट कर दिया गया। तो जो पर्यावरण थे वो उसका काफी विरोध किए। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, इसलिए चर्चा में बनी हुई है। तो खांगखुई, देखिए इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, खांगखुई मांगसोर, ठीक है, इस नाम से इसे जाना जाता है ये गुफा। और ये गुफा जो है मणिपुर में स्थित है दोस्तों। मणिपुर जो कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, जिसे पूर्वोत्तर राज्य और 7 सिस्टर 7 बहनों में से एक है। और ये जो है पूरी गुफा जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसकी तस्वीर, ये पूरी गुफा जो है प्राकृतिक चूना पत्थर की बनी हुई पूरी गुफा है। इस गुफा को मानते हैं जो पूरा तत्वविद है, ठीक है, वो बोलते हैं ये जो गुफा है वो गुफा जो है, ये गुफा पाषाण युग के समुदाय का घर हुआ करती थी। जब खुदाई किया गया इस गुफा के बारे में पता चला तो पता चला ये गुफा बहुत पुरानी है, ठीक है, स्टोन एज के टाइम की। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापान की सेना चढ़ाई कर रही थी पूर्वोत्तर राज्य में और वो मणिपुर से जब नागालैंड की तरफ बढ़ रही थी, तो कहा जाता है कि वहां के लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए इसी गुफा में क्या किए थे, अपने आप को इसी गुफा में वो रहे थे, ठीक है। अभी देखा जाए ये गुफा चर्चा में क्यों है, तो जो मणिपुर में नए जो जीव को दर्जा
करने वाले, जो जीवों को दर्ज करने वाले एक प्राणी अध्ययन में कहा गया कि ये पूरा पाषाण काल की राज्य की गुफा प्रणाली को पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए चमगादड़ों की एक कॉलोनी को हटा दिया गया। ठीक है, तो एक तरीके से जैव विविधता के लिए एक संकट है। ठीक है, एक मतलब जीवों की प्रजातियों को, ये जो प्रजाति है चमगादड़ों की, इनको हटा दिया गया। संरक्षण विदों के लिए देखा जाए अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गुफा राइनोलोफिडे और हिप्पोसाइडेट्रिडी परिवार के संबंधित चमगादड़ों का बड़ा आबादी यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये चमगादड़ यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इस गुफा को पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए वहां के लोगों के द्वारा जो है वहां पे जो चमगादड़ों की एक पूरी कॉलोनी थी उसको हटा दिया गया, जिसकी वजह से ये जो जीव संरक्षणवादी थे वो इसका विरोध किए। ठीक है, तो ये इस वजह से ये गुफा काफी चर्चा में है। कहाँ पे? मणिपुर में। आइए थोड़ा सा मणिपुर के भी बारे में देख लेते हैं, जिसे लैंड ऑफ गॉड कहते हैं, यानी कि भगवान की भूमि कहते हैं। मणिपुर जो कि आप इधर हम देख रहे हैं भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य में से एक राज्य है, 7 बहनों में से एक है, जिसकी आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुर। जिसकी सीमा दोस्तों देखा जाए तो अगर राज्यों की बात करें तो नागालैंड से लग रही है, असम से लग रही है और मिजोरम से लग रही है, और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि यहाँ पे म्यांमार से लग रही है। असम की सीमा दोस्तों मैंने पहले बताया था, असम देखिए एकमात्र पूर्वोत्तर का राज्य है जो सभी राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। सभी से कहने का तात्पर्य जो 7 बहनें, 7 सिस्टर्स, यानी कि अगर देखें असम सबसे, चाहे मेघालय है, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, चाहे नागालैंड है, चाहे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सबसे ये अपनी सीमा को साझा करता है। उसी में से देखा जाए मणिपुर, मणिपुर की राजधानी दोस्तों क्या है? इम्फाल है। अगर वर्तमान यहाँ के राज्यपाल देखें तो एल गणेशन जो है वो यहाँ के राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री की बात किया जाए दोस्तों तो एन बीरेन सिंह जो है वो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है। कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अभी हाल फिलहाल में मणिपुर से संबंधित रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला तथ्य देखिए करंट अफेयर्स में ही ये रहा है कि शुमंग लीला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर। तो शुमंग लीला महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में वर्ष 2022 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है, किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर। और ध्यान रखिएगा वर्ष 2015 से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। कब से कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। वही देखा जाए अंतिम जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे मणिपुर से संबंधित है कि भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे सेतु बंध का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में किया जा रहा है। स्टार क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए प्रथम आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किस देश में किया गया है? देखिए अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने आसियान से संबंधित प्रश्न को देखा था, क्योंकि अभी भारत ने हाल फिलहाल में जो आसियान देशों से जो उसका संबंध है, राजनयिक संबंध है, उसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई है। तो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है प्रश्न की जो प्रथम आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव है वो किस देश में उसका उद्घाटन किया गया है? सिंगापुर में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में या फिर मलेशिया में? तो देखा जाए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है इंडोनेशिया। ठीक है, सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। इंडोनेशिया में किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखा जाए इसका जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर जी के द्वारा किया गया है। 27 अक्टूबर 2022 को इंडोनेशिया के कहां पे? बोगोर में किया गया। ध्यान रखिएगा, ये प्लेस भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इंडोनेशिया ना देकर के ये नाम दे दे। बोगोर में किया गया है पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव, फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं डॉक्टर श्रीवीर चंद्रशेखर जी के द्वारा। ठीक है, इस कार्यक्रम में देखिए कौन कौन से लोग हिस्सा लिए हैं, इसका जो है कौन कौन से कार्यक्रम का हिस्सा क्या कर रहा है? तो यह उत्सव विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आसियान विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार समिति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच समग्र भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, यह तो ध्यान रखिएगा। इस बार जैसा कि हम लोगों ने देखा है यहाँ पे इसे किसके द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है, समर्थित है ये प्रोग्राम, तो ये भारत सरकार के आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष द्वारा समर्थन इसको दिया जा रहा है। और इसमें जो है संयुक्त रूप से योगदान कौन दे रहा है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और विदेश मंत्रालय जो है इसमें संयुक्त रूप से इस उत्सव में क्या कर रहे हैं? अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि इस वर्ष जो है आसियान भारत, ठीक है, स्टार्टअप जो फेस्टिवल है वो भारत
आसियान भारत राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा है। जैसा कि हमने बताया, भारत और जो आसियान देश है वो इस वर्ष जो है अपने राजनयिक संबंधों का 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस 30वीं वर्षगांठ के दौरान वो कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें से ये एक कार्यक्रम जो है कौन सा दोस्तों, भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव, वो उसी का एक हिस्सा है। इस उत्सव की बात किया जाए तो इस उत्सव का उद्देश्य देखिए क्या है कि यह उत्सव आसियान देशों और भारत के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देगा और इसे सशक्त बनाएगा। ठीक है, तो जो क्षेत्र है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक तरीके इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत और आसियान देश आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने आसियान से संबंधित चीजें पढ़ी थी कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, कितने सदस्य देश हैं जो इसके। ठीक है, चलिए मुझे आप बताइए कि किस डिक्लेरेशन के द्वारा, किस घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की स्थापना हुई थी, संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कहाँ 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चुनाव आयोग के द्वारा 2 दिनों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न आपसे पूछा है कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली, शिमला, गांधीनगर या फिर चंडीगढ़। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि नई दिल्ली में चुनाव आयोग के द्वारा 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो जो निर्वाचन आयोग, जिसे हम चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं, निर्वाचन आयोग चुनाव के प्रबंधन, निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी जो चुनाव के प्रबंधन करना है, किस तरीके से उसकी किस तरीके से रूपरेखा तैयार करनी है, ठीक है, इन सब पे जो है एक चर्चा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजित किया जा रहा है। मेजबानी कर रहा है कौन, भारत का निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन जो है, निर्वाचन आयोग के द्वारा ये 2 दिवसीय सम्मेलन देखिए कब से कब तक, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर, यानी कि कल और आज इन 2 दिनों के दौरान किया जा रहा है। कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया जा रहा है और इस जो है जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया जाएगा वो भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी के द्वारा किया जाएगा और इसका समापन, यानी कि आज जो इसका समापन सत्र है वो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, अध्यक्षता वो निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, जो कि कौन है, अनूप चंद्र पांडे जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से देश हैं जो आमंत्रित किए जाएंगे। तो आयोग ने चुनाव अखंडता पर समूह के नेतृत्व के रूप में एक सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया और ग्रीस, मॉरिशस और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम को सह नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसको किसको, तो ग्रीस, मॉरिशस और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के जो है सह नेतृत्व को आमंत्रित, इसको के लिए आमंत्रित किया गया। ध्यान रखिएगा अध्यक्षता किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी के द्वारा। और बात करते हैं यहाँ पे जो इसका समापन समारोह होगा वो उसकी अध्यक्षता करेंगे निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे जी करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण के लिए सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, तो किसानों को जो है आसानी से ऋण मिल सके उसके लिए सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो है सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया, क्रेडिट यानी कि उनको ऋण। तो यहाँ पे देखा जाए वर्तमान जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी ने जो है किसानों के कल्याण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल। ठीक है, इसको लॉन्च किया है। बात करते हैं सफल, जिसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन, यानी कि कृषि के लिए सरलीकृत आवेदन, यानी कि कृषि ऋण के लिए बहुत ज्यादा जटिल कार्य न करना हो, जाके बैंकों में कुछ जटिलता नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत आसानी से अगर कोई किसान है और उसको कृषि कार्य के लिए ऋण चाहिए तो वो बहुत ही आसान तरीके से इस लोन के लिए आवेदन कर सके। ठीक है, तो सफल जो है किसानों और गैर किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंकों के 300 से अधिक सावधि ऋण जो है लोन उत्पादों तक पहुंच में सक्षम बनाएंगे। ठीक है, इसे जो है कृषि उड़ीसा के साथ भी एकीकृत किया गया है और इसकी जो है 70 से अधिक मॉडल परियोजना रिपोर्ट तक पहुंची। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो सफल यानी कि सफल का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा,
कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन। ठीक है, सफल जो कि कॉमन क्रेडिट पोर्टल है लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा किसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है। और उत्तर यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित रसखान और ताज बीबी के मकबरों का कायाकल्प, ठीक है, कायाकल्प ध्यान रखिएगा किया जा रहा है, कायाकाल नहीं होगा यहाँ पे, तो अब मिस्टेक है, कायाकल्प किया जा रहा है मथुरा, आगरा, लखनऊ या फिर सुल्तानपुर। तो बताइए ये जो रसखान आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, हिंदी में काफी रसखान के बारे में दोहे भी पढ़े होंगे, और ये ताज बीबी जी थी, तो इनका जो मकबरा है उस मकबरे का कायाकल्प किया जा रहा है। तो ये मकबरा कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मथुरा में स्थित है रसखान और राज बीबी का मकबरा, और इस मकबरे का कायाकल्प किया जा रहा है। आइए देखिए इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे इसका जो है पिक्चर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है कायाकल्प योजना चला रही है, जितने भी जो ऐतिहासिक धरोहर है उनका कायाकल्प कर रही है, ताकि जो है वहां पे एक तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। उसमें देखा जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है जो कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां पे रसखान और ताज बीबी का मकबरा है, और इन ताज जो है इस मकबरों को क्या किया जा रहा है? कायाकल्प किया जा रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कृष्ण जन्मभूमि को राज्य में एक प्रमुख तीर्थ पर्यटन स्थल के रूप में बनाने का ध्यान केंद्रित किया है, इसीलिए वहां से संबंधित जितने भी स्थल होंगे उनका कायाकल्प किया जाएगा। और इसी क्रम में जो दफन स्थलों के पुनर्विकास को प्राथमिकता दी गई, जितने भी वहां पे दफन स्थल है, ठीक है, जो मकबरे हैं उनका भी जो है कायाकल्प किया जा रहा है। अगर हम रसखान जी की बात करें, ठीक है, तो रसखान देखिए इनका जो वास्तविक नाम देखिए क्या है? सैयद इब्राहिम खान है, और इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अमरोहा हरदोई में हुआ था। ठीक है, और ये 16वीं शताब्दी के ये सूफी मुसलमान कवि थे। ठीक है, दोहे पढ़े होंगे ना, रसखान के दोहे बचपन में आप लोगों ने, मैंने बड़े पढ़े थे, आप लोगों ने भी देखिएगा, काफी अच्छे दोहे थे। तो इनका जो जन्म हुआ था अमरोहा जो कि हरदोई, उस वहां पे इनका जन्म हुआ था। और रसखान जो कि कृष्ण भगवान के अनुयायी थे, और इनका पूरा जीवन, इन्होंने अपना जो पूरा जीवन बिताया वो वृंदावन में व्यतीत किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रही है, श्रीमद् भागवत का जो इन्होंने अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? तो रसखान ने किया था। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं, जिसमें देखिए सुजान रसखान और दूसरा प्रेम वाटिका, स्टार्ट कर लीजिएगा, यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत का फारसी में अनुवाद रसखान जी ने किया था, और इनकी कविताएं देख लीजिए, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। कहाँ पे जन्म हुआ था? अमरोहा हरदोई में। वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम खान। वही बात करें ताज बीबी की दोस्तों, तो ताज बीबी जो कि एक मुस्लिम रईस की बेटी थी, और ये मुगलों के समय में जो गोकुल का क्षेत्र था उसकी रक्षा के लिए देखा जाए इनको नियुक्त किया गया था। तो मुगल शासकों के द्वारा जो है जो गोकुल, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण की भी अनुयायी थी, और इसीलिए इनको कहा जाता है कि मुगल मीराबाई के नाम से ये जानी जाती है, ध्यान रखिएगा, ताज बीबी। ठीक है, तो इन्हीं के मकबरे का जो है कायाकल्प किया जा रहा है। ठीक है, मथुरा में स्थित है ताज बीबी और रसखान का मकबरा। पूछा जा सकता है आपसे कहाँ पे है ये? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उधाव महोत्सव 2022 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह कहाँ शुरू किया गया है? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में या फिर भुवनेश्वर? तो दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, ग्वालियर में जो है ये अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह उधाव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, और ग्वालियर में देखा जाए तो उधाव उत्सव का 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह की शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में। यहाँ पे देखा जाए इसका जो उद्घाटन किया गया है भारत में किया गया, किसके द्वारा? तो जो वर्तमान में जो ताइवान के राजदूत है बेशुआन गिर ने इस मेगा इवेंट का उद्घाटन किया है। यहाँ पे देखिए किन किन देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, तो ताइवान ध्यान ही रखिए, क्योंकि यहाँ के तो राजदूत के ही द्वारा इस अंतरराष्ट्रीय डांस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। और यहाँ पे ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका के लगभग 350 कलाकार सहित 1000 से अधिक प्रतिभागियों जो है इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है भागीदार देश कौन है इस फेस्टिवल का? तो जो है ताइवान जो है इस कार्यक्रम का, पूरे फेस्टिवल का भागीदार देश है। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए कुछ जो है मध्य प्रदेश में कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण त्योहार, कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें से देखा जाए सबसे पहला क्या है? लोक रंग महोत्सव,
ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह, ठीक है, इसे भी जो है मध्य प्रदेश में। खजुराहो महोत्सव, ठीक है, खजुराहो। भगोरिया हाट महोत्सव, पंचमढ़ी महोत्सव, या फिर यहाँ पे दूसरा जो नेक्स्ट है वो चैतिया गिरी विहार महोत्सव, और लास्ट देखा जाए नागाजी मेला। ठीक है, ये सारे जो है उत्सव त्योहार, ये मेले जो है मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत से लोग इसी क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा अक्सर जो है सिलेक्शन होने से रुक जाता है, और सिलेक्शन ऐसे ही प्रश्नों से मिलता है दोस्तों। इसलिए इन सारी चीजों पे विशेष आप लोग ध्यान रख के चला करिए, ये जो सारे महोत्सव उत्सव त्योहार है। ठीक है, आते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का रोलर कोस्टर दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर पर है? बड़ी तेजी से ये रोलर कोस्टर घूमता है, और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। तो इसलिए देखा जाए किस देश का ये रोलर कोस्टर है? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, या फिर रूस? कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर भी करते रहा करिए, बाबा मैं बोल रही सेशन को शेयर करिए, ठीक है, व्यूज बढ़ाइए आप लोग। चलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में ये रोलर कोस्टर स्थित है, और यहाँ पे देखा जाए इससे ये दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, देखिए जो लोग गए होंगे दुबई एक बार जरूर, अगर जो लोग नहीं गए अगर दुबई कभी जाए तो यहाँ पे जरूर जाइए, देख के ऐसा डर सा लग रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों को अपनी लाइफ में एडवेंचरस टाइप की चीजें करने का मन करता होगा वो इस पे जरूर जाएंगे, बैठेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जो आधिकारिक तौर पे घोषणा किया है कि संयुक्त अरब अमीरात में का जो सबसे बड़ा शहर है दुबई हिल्स मॉल में स्थित स्टॉर्म कोस्टर दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च कोस्टर, ठीक है, रोलर कोस्टर। अगर हम इसकी स्पीड देखें दोस्तों तो ये स्टॉर्म कोस्टर जो है वो 41 यानी कि 41 किलोमीटर प्रति घंटे की वर्टिकल लॉन्च गति है इसकी, जिस कारण से यह सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर का खिताब मिला है इसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है ये, संयुक्त अरब अमीरात का जो शहर है दुबई, वहां पे ये दुबई हिल्स मॉल में ये स्थित है स्टॉर्म कोस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इमिशन गैप रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? देखिए इमिशन गैप रिपोर्ट जो है जारी की गई है, और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। क्वेश्चन पूछा है कि इस वर्ष 2022 में जो रिपोर्ट जारी की गई वो कौन सा संस्करण है? 10वां है, 12वां है, 11वां या फिर 13वां है? कमेंट बॉक्स में साथ में आंसर करते हुए चलिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 13वां संस्करण है, यानी कि इसके पहले 12 रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, इस वर्ष ये 13वां संस्करण था। आइए इसके बारे में देख लें। जैसा कि हम लोगों ने देखा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इमिशन गैप रिपोर्ट यानी कि उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट द क्लोजिंग विंडो जारी किया गया है। वर्ष 2022 का ये रिपोर्ट जो है इस वर्ष का 13वां श्रृंखला है, ठीक है, 13वां संस्करण है। और इस रिपोर्ट में बात किया गया है, एक भविष्यवाणी की गई कि क्या स्थिति रहेगी ग्रीन हाउस उत्सर्जन की, जो ये गैसें हैं ग्रीन हाउस गैस जो हमारे पर्यावरण को गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनकी स्थिति 2030 तक क्या रहेगी, इसके बारे में बात किया गया, ठीक है। इस रिपोर्ट में देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सरकार, जो देश, दुनिया की जो सरकारें, जो संस्थाएं, उनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो उनकी प्रतिबद्धता इन देशों की, वो किसी भी तरह से उतनी पर्याप्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जो प्रयास वो कर रहे हैं, जो उनकी प्रतिबद्धता है, वो अभी भी देखा जाए जब 22वीं शताब्दी आएगी तो उससे दुनिया को 2.4 से लेकर के 2.6 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो गर्म कर देगी इस पृथ्वी को। जैसा कि लक्ष्य रखा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है सेल्सियस तक जो है तापमान को, टेम्परेचर को लाया जाए 22वीं शताब्दी तक। लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया जो प्रयास किया जा रहा है इन देशों के द्वारा, इन संस्थाओं के द्वारा, वो प्रयास बहुत ही अपर्याप्त है। इसी तरीके से हुआ तो बल्कि ये टेम्परेचर 2.4 से 2.6 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, ठीक है, और इससे पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो पेरिस समझौता हुआ था वर्ष 2015 में, ध्यान रखिएगा, COP21, ठीक है, COP21 में कॉन्फ्रेंस और पार्टीज 2015 में हुआ था, उस समय पेरिस समझौता किया गया था। उसमें जो है उसके तहत जो है NDC 2030 तक अनुमानित ग्रीन हाउस
गैस उत्सर्जन में केवल 1% की कमी करेगा। वैश्विक तबाही से बचने के लिए देखा जाए दुनिया को उत्सर्जन में लगभग 45% की कटौती करनी चाहिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, वही अगर हम बात करें कि भारत की स्थिति क्या है पर यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में, तो भारत में यहाँ पे देखा जाए, भारत की स्थिति देखा जाए वो प्रति व्यक्ति यहाँ पे जो है टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करता है भारत, जो कि देखा जाए विश्व के जो औसत इमिशन है जो कि कितना है दोस्तों 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, जो कि विश्व के औसत से बहुत ही कम है। भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना है 2.4 है। वहीं बात करें कि सबसे ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कौन सा देश करता है पर कैपिटा, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो है उत्सर्जन जो करने में है वो है अमेरिका, जो कि 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करता है। अमेरिका प्रथम स्थान पे, उसके बाद देखिए रूसी संघ है 13 जो है टन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तीसरे स्थान पे चीन है 9.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए पर व्यक्ति उत्सर्जन में कौन सा देश, अमेरिका है, भारत 2.4 है, अगर वैश्विक औसत देखा जाए तो 6.3 है। ठीक है, तो यही इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉप 10 MCQs। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में कि यूनाइटेड नेशन के बारे में। ठीक है, ये संस्था जो कि चर्चा में रही है, और जब भी हम किसी संस्था के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसके बारे में, उसकी स्थापना के बारे में और भी कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। चूंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जिसको एक यहाँ पे फुल फॉर्म देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना दोस्तों 5 जून 1972 को हुई थी। कब किया गया था, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में सम्मेलन किया गया था 1972 में, उसी दौरान जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एक उप परिणाम के रूप में यूनेप का जो है स्थापना की गई थी 5 जून 1972 में। इसका जो मुख्यालय है वो अफ्रीका कंट्री है, केन्या के जो राजधानी नैरोबी, यानी कि यूनेप का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है। ये कुछ अन्य भी रिपोर्ट जारी किया जाता है, देखिए जारी करता है। सबसे पहले तो इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट ये वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जारी करता है। तीसरी रिपोर्ट देखिए इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो इसी के द्वारा जारी की जाती है। इसकी जो स्थापना किया गया था उसका उद्देश्य क्या था कि ये जो मानव पर्यावरण पर प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो जो कुछ भी जो है मानव पर्यावरण में जो चीजें प्रभावित करती है उन सभी मामलों में ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देता है। पर्यावरण संबंधी जानकारियों को ये संग्रह करता है, उनका मूल्यांकन करता है और पारस्परिक जो है देशों के बीच में उनका आदान प्रदान करता है, जिससे इस पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। तो यूनिप से संबंधित ये महत्वपूर्ण चीजें थी। अब दोस्तों अब आते हैं आज के अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटा सा होता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कुछ ऐसे। तो चलिए आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा फैक्ट है, देखिए कोका कोला आप सब लोग पीते होंगे। कोका कोला का एक नींबू फ्लेवर आता है जिसे नींबू और नींबू के स्वाद वाला शीतल यानी कि कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। ये भारतीय बाजार में $1 अरब का ब्रांड बन गया है। तो बताइए वो कोका कोला का कौन सा नींबू फ्लेवर का कोल्ड ड्रिंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्प्राइट। ठीक है, स्प्राइट जो है ये भारतीय बाजार में $1 अरब का ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट फैक्ट है कि असम के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। देखिए उनका नाम क्या था, निपोन गोस्वामी। ठीक है, ये असम के प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, निपोन गोस्वामी नाम था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय की माई गवर्नमेंट के CEO बने हैं आकाश त्रिपाठी। ठीक है, आकाश त्रिपाठी बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए अभी नोबेल पुरस्कार जो है दिसंबर में दिया जाएगा जो लोग नोबेल पुरस्कार विजेता है इस वर्ष की। और इस नोबेल पुरस्कार समारोह में कुछ देशों को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है कि इस समारोह में भाग नहीं लेंगे। उसमें से देखिए रूस तो था ही, बेलारूस भी था, और अभी एक और देश को प्रतिबंधित कर दिया गया है इस समारोह में, नोबेल पुरस्कार समारोह में भाग लेने से, वो है ईरान। ठीक है, तो रूस, बेलारूस और ईरान को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अभी देखा जाए हाल फिलहाल में भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कितनी ऊंची है? 369 फीट ये ऊंची है। कहां पे किया गया? नाथ द्वार में किया गया। नाथ द्वार दोस्तों का है तो राजसमंद जिला राजस्थान में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो काफी ज्यादा हमारे एग्जाम में यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिससे हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखा, कुछ और भी जो कि आपके यहाँ से बल्कि फैक्ट्स देखे, बल्कि कुछ आपके मेंस के एग्जाम में कुछ हमने चीजें इंपॉर्टेंट देखी, जैसे कि रिपोर्ट वगैरह जो आप लोग पढ़ते हो उसको अगर जो लोग भाई मेंस वगैरह दे रहे होगे उसको उसमें रिपोर्ट वगैरह को शामिल क्या करो। ठीक है, तो चलिए
फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।